हेलो एवरीवन, वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 7th। और हम आ गए हैं टॉपिक पे द गॉन्ड्स पे। हमने पढ़ा कि ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, किस तरह की लाइफ वो गुजारते हैं और किस तरह से जाति जो हैं वो मर्ज हो गई थी विद इन वर्नास। तो ये सब हमने पढ़ा और किस तरह से धीरे धीरे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सेटल कम्युनिटीज़ बनते जा रहे थे। अब हम आए हैं दो ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने, जो हैं गोंड्स के बारे में और अहोम्स के बारे में पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द गोंड्स लिव इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना, अ कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो गोंड्स थे, जो गोंड ट्राइबल सोसाइटी थी, वो कहाँ रहती थी? फॉरेस्टेड रीजन में, यानी जंगलों में। और उस फॉरेस्टेड रीजन को कहा जाता था गोंडवाना। ये अगर मैं बात करूँ तो मेनली सेंट्रल जो इंडिया है हमारा, एमपी के पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, तो ये उन एरियाज़ में गोंडवाना था उस समय। अ कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, तो ये एक रीजन था जो कि इनहेबिटेड बाय गोंड्स था, गोंड्स वहाँ पर रहते थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये किस तरह की खेती किया करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, अपनी खेती को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना। यानी जंगलों को पहले साफ़ करते थे, उसके बाद उसको जलाते थे, उसके बाद वहाँ पर खेती करते थे, जितने साल भी, 1 2 3 साल ये वहाँ पर रहते थे। उसके बाद जब वो जो लैंड थी वो उतनी ज़्यादा मैं कहूँ कि अच्छी नहीं रहती थी कल्टीवेशन के लिए, तो ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे और इसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। और ये जो गोंडवाना लैंड है, ये जो गोंडवाना किंगडम है, ये अलग अलग क्लैंस में बटी हुई थी। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और रॉय। तो हर एक क्लैन का अपना एक राजा था, यानी अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई थी, अलग अलग छोटे छोटे एरियाज़ में बटी हुई थी, और हर एक एरिया का एक राजा या राय हुआ करता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स। जो बड़े गोंड एरिया के राजा हुआ करते थे, वो छोटे एरियाज़ के राजाओं को दबाने का प्रयास किया करते थे। The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentioned the Gond kingdom of Grahakatanga had 70,000 villages. तो ये जो गोंड किंगडम है, ये कोई छोटी मोटी किंगडम नहीं थी। अकॉर्डिंग टू अकबरनामा जो अकबर के ऊपर किताब लिखी गई है, आपको ये पहले जिक्र हो चुका है। आपके जो मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने अकबरनामा का जिक्र किया था। और अकबरनामा में उस बुक में ये जिक्र है गोंडवाना किंगडम का। उसमें लिखा गया है कि एक गोंड किंगडम के ग्रह कटंगा में 70,000 विलेजेस थे, 70,000 गांव थे इसके अंडर। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, यानी एक ही राजा जो है या एक ही व्यक्ति के आदेश जो हैं वो सभी को मान्य होते थे, एक ही जैसे आदेश मानते थे सभी। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रहास। जो ये गोंडवाना किंगडम थी ये फर्दर डिवाइडेड थी ग्रहास में। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। तो हर ग्रह जो है एक गोंड क्लैन से कंट्रोल किया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज स्कॉट, 84। और ये भी, अब ये जो क्लैन है ये भी फर्दर डिवाइडेड थी। 84 गाँव की एक क्या हुआ करती थी? 84 हुआ करती थी, जिसको 84 ही बोलते थे। तो एक यूनिट हुआ करती थी, उसको 84 कहा जाता था। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरोट्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेज ईच। अब ये 84 भी आगे फर्दर डिवाइड थी 12 विलेज के ग्रुप में, और उसको कहा जाता था बैरोट्स। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। They are basically equal society gradually got divided into unequal social classes. जो लार्ज स्टेट थे हमारे सोसाइटी के, या जो लार्ज स्टेट बन गए थे जब गॉन्ड सोसाइटी में, तो उसका नेचर जो है बेसिकली चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अनइक्वालिटी आ गई थी सोसाइटी में। ब्राह्मणाज रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजाज एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। जो ब्राह्मण थे उनको आम राजा तो देते ही थे लैंड ग्रांट्स, पर गॉन्ड किंगडम्स के राजा भी उनको लैंड ग्रांट्स देने लगे थे, यानी उनको भूमि दान में देने लगे थे। द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश्ड
टू बी रिकग्नाइज्ड एज राजपूत। अब गौंड किंग्स को ये पता चल गया था कि जो राजपूत है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, राजपूत बहुत ही साहसी होते हैं, तो गौंड किंग्स भी अपने आप को राजपूत कहलवाना पसंद करते थे। सो अमन दास एंड द गौंड राजा ऑफ ग्रह कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। और ग्रह कटंगा का एक राजा था अमन दास, उसने अपने आप को क्या टाइटल दे दिया था? संग्राम शाह का। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सालबाहन द चंदेला राजपूत राजा ऑफ महोबा। तो इसका जो सन था, अमन दास का जो सन था दलपत, उसने शादी की थी किससे? एक प्रिंसेस से शादी की थी, दुर्गावती था उनका नाम। और दुर्गावती किसकी बेटी थी? एक राजपूत राजा की बेटी थी। दलपत हाउ एवर डाइड अर्ली। तो ये जो दुर्गावती के हस्बैंड थे दलपत, इनकी मृत्यु हो गई थी बहुत जल्दी। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन। अब रानी दुर्गावती का बेटा उस समय सिर्फ 5 साल का था, तो उन्होंने अब बजाय कि अपने बेटे से शासन करवाने के खुद राजगद्दी पर बैठी वो और उन्होंने रूल को संभाला। स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन बीर नारायण। और उनके बेटे का क्या नाम था? बीर नारायण। तो दुर्गावती के बेटे का नाम था बीर नारायण और हस्बैंड का नाम था दलपत। दलपत की डेथ हो गई थी, तो दुर्गावती ने अपना राज्यभार संभाला था और अपने बेटे का नाम था उनके बीर नारायण। Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under the Asaf Khan was attacked Graha Katanga. A strong resistance was put by Rani Durgavati. अब इस गोंड किंगडम पर अटैक कर दिया था 1565 में मुग़ल फोर्सेस ने, लेकिन रानी दुर्गावती ने इसका बहुत ही डटकर सामना किया था। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर्ड। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। तो रानी दुर्गावती ने लड़ी पहले तो वो, लेकिन उन्होंने हारने के बजाय, अपने आप को सरेंडर करने के बजाय अपने आप को मारना पसंद किया और उन्होंने युद्ध भूमि में ही अपने प्राण त्याग दिए। और उनका जो बेटा था उसके बाद वो भी लड़ते लड़ते मारा गया। ग्रह कटंगा वॉज अ रिच स्टेट. इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स. तो ग्रह कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, बहुत ही अमीर स्टेट था फाइनेंशियली, और ये क्या करते थे? हाथियों को पकड़ते थे और एक्सपोर्ट किया करते थे दूसरी किंगडम्स में. When the Mughal defeated the Gonds, they captured the huge booty of precious coin and elephants. जब मुग़ल अथॉरिटी ने कैप्चर किया गौंड किंगडम को, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उनको मिली, बहुत सारे सिक्के मिले, बहुत सारे एलिफेंट्स को उन्होंने कैप्चर किया. They annexed the part of kingdom and granted the rest of चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ बीर नारायण. तो उन्होंने क्या किया? अनेक्स कर लिया, अधीन ले लिया अपने एक पार्ट इसका किंगडम का, और बाकी दान में दे दिया किसको? चंद्र शाह को. चंद्र शाह कौन थे? बीर नारायण के एक अंकल थे. Despite the fall of Graha Katanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unnecessarily against the stronger Bundelas and Marathas. बाद में बुंदेलाज और मराठास के साथ भी इनके युद्ध हुए, बट उतनी ज़्यादा फ्लरिश्ड उसके बाद जो है ये गौंड किंगडम नहीं हुई. उसके बाद हम बात करेंगे अहोम्स की. तो लेट्स टॉक अबाउट देम. The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from the present-day Myanmar in the 13th century. तो 13th century की बात हो रही है. 13th century में जो अहोम ट्राइबल ग्रुप है उसने कहाँ से माइग्रेट किया था? ब्रह्मपुत्र वैली से. और ब्रह्मपुत्र वैली को आज कहाँ है ब्रह्मपुत्र वैली? वो जहाँ से इन्होंने माइग्रेट किया था वो है म्यांमार में. They created a new state by suppressing the older political system of बुयांस. लैंडलॉर्ड का एक सिस्टम था यहाँ पर पहले, लेकिन इन्होंने ये जो अहोम जाति है इन्होंने इसको सप्रेस कर दिया था. यानी इन्होंने अपनी किंगडम एस्टेब्लिश करने के लिए किसको हराया था? लैंडलॉर्ड्स की एक का पॉलिटिकल सिस्टम था जिसको कहा जाता था बुयांस. ड्यूरिंग द 16th century they annexed the kingdom of Chutias 1523 and Koch Hajo एंड सबजुकेटेड मैनी अदर ट्राइब्स. तो इन्होंने दूसरी ट्राइब्स को भी ट्रैप कर लिया था, दूसरी ट्राइब को भी अपने अंडर ले लिया था. द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स as early as 1530. By 1660 they could even make
हाई क्वालिटी ऑफ गन पाउडर एंड कैनन्स। तो जो इन्होंने लार्ज स्टेट बनाया था, और लार्ज स्टेट जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत होती है टू प्रोटेक्ट आर किंगडम। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, और बाद में जो है ये अपने ही हाई क्वालिटी के गन पाउडर और तोपें बनाने लगे थे। However, the Ahoms faced many invasion from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated. तो अहोम्स पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेजन करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उनको अनेक्स करने की कोशिश की, और फाइनली 1662 में मुगल्स ने मीर जुमला के अंडर अहोम किंगडम पे अटैक किया। और हालांकि उसका बहुत ही ब्रेव डिफेंस किया वहाँ के जो भी राजा थे उन्होंने, बट फिर भी वो हार गए, और जो ये अहोम किंगडम है ये मुगलों के अंडर आ गई। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन द फोर्स लेबर, दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर स्टेट कॉल्ड पाइक्स। तो होम स्टेट को जो है फोर्स्ड लेबर भेजनी पड़ती थी। फोर्स लेबर यानी ज़बरदस्ती उनको कुछ लोग भेजने पड़ते थे लेबरिंग के लिए, जिनको पाइक्स कहा जाता था उस समय। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेकन, पूरा देखा जाता था कि सेंसस क्या है पॉपुलेशन का, कितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितना हिस्सा जो है पाइक्स का जाएगा, यानी कितनी फोर्स लेबर उसमें से भेजनी पड़ेगी इन्हें, वो सब देखा जाता था। ईच विलेज हैज़ टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। रोटेशन के बेस पे जो है लेबर भेजी जाती थी, पाइक्स भेजे जाते थे। मुगल किंगडम में पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। जो हेवीली पॉपुलेटेड एरिया से वहाँ से लोग इसलिए कहाँ चले जाते थे, लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ में। तो अगर ये मैप की बात करें हम, तो मैप में आपको दिखाया हुआ है अहोम किंगडम्स। कहाँ है ये अहोम किंगडम्स, ये फैली है। तो यहाँ पे पूरा पार्ट ऑफ आसाम, मेघालय, नागालैंड का अगर हम देखें, त्रिपुरा, तो ये सारा का सारा जो है पार्ट यहाँ पर अहोम्स किंगडम थी। उसके बाद हम बात करेंगे अहोम्स क्लैंस वर दस ब्रोकन अप बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। तो अहोम क्लैंस जो है वो तोड़ दी गई थी, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। आलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। जब भी जितने भी अडल्ट मेल होते थे होम सोसाइटी के, वो आर्मी में जाते थे। At other times they were engaged in building dams, irrigation system and other public work. लेकिन जब युद्ध नहीं हो रहा होता था तो वो दूसरे काम किया करते थे, जैसे डैम्स बनाते थे, वो इरिगेशन सिस्टम में हेल्प करते थे, पब्लिक वर्क करते थे। अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन। अहोम्स ऐसी जाति है जिन्होंने राइस कल्टिवेशन का एक दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। अहोम सोसाइटी भी क्लैंस में डिवाइडेड थी, जिन्हें खेल्स कहा जाता था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन्स, सो आर्टिजन्स इन द अहोम एरिया केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। आर्टिजन्स बहुत कम थे यहाँ पर, और अगर आर्टिजन्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहाँ से आते थे, एडजॉइनिंग किंगडम्स से। A Khel often controlled several villages. The peasants was given land by his village community. Even the king could not take away it without the community's consent. तो जो पीजेंट जो है वो लैंड कौन देता था पीजेंट्स को, विलेज कम्युनिटी देती थी। और जो भी यहाँ का राजा हुआ करता था वो भी अगर कोई ऐसा डिसीजन उसे लेना होता था तो वो अपनी विलेज कम्युनिटी से पूछ कर ही लेता था। ओरिजिनली द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोम के अपने ट्राइबल गॉड्स हुआ करते थे, उनके अपने भगवान थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउ एवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणाज इंक्रीज। तो फर्स्ट हाफ में ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था वो इंक्रीज़ हो गया था। अहोम सोसाइटी में भी द टेम्पल एंड ब्राह्मणाज वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग्स। और यहाँ के किंग ने भी ब्राह्मणाज को क्या देना शुरू कर दिया था, लैंड ग्रांट देना शुरू कर दिया था। इन द रीजन ऑफ सिब सिंह 1714 to 44 हिंदुज़म बिकम अ प्रोमिनेंट रिलीजन। यहाँ पर भी हिंदुज़म एक प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया था 1714 से 44 तक। बट अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर द अडेप्टिंग हिंदुज़म। हिंदुज़म अडॉप्ट तो कर लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रिलीजन जो है वो छोड़ा नहीं, उसके सिस्टम्स को उन्होंने छोड़ा नहीं।
अ होम सोसाइटी वॉज वेरी सफिस्टिकेटेड, बहुत ही सफिस्टिकेटेड से सोसाइटी थी. पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, जितने भी पोइट्स हुआ करते थे जो यहाँ की सोसाइटी के बारे में लिखते थे, एंड जो स्कॉलर्स थे यहाँ के, उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, उनको भूमि दी जाती थी खेती करने के लिए. थिएटर वॉज एनकरेज्ड, इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज. काफ़ी सारे संस्कृत के वर्क जो है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिए गए. उनमें से एक जो हिस्टोरिकल वर्क है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, बुरांजिस, वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज देन इन आसमीज़, जिसको पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद उसको आसमीज़ में ट्रांसलेट कर लिया गया. अब इसका जो कंक्लूजन है वो पढ़ेंगे और बाद में एंड करते हैं इस वीडियो का. कंक्लूजन क्या है? कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग. तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सोशल चेंजेस आए ड्यूरिंग दैट पीरियड. सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड हैव बीन एग्जामिनिंग. वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर. तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन चल रहा था वर्ण बेस्ड सोसाइटी में, यानी आम सोसाइटी में और ट्राइबल सोसाइटी में. This interaction caused both kind of society to adapt the change. तो कहीं ना कहीं ट्राइबल सोसाइटी जो थी वर्ण बेस्ड सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स को अपना रही थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपना रही थी. वहीं जो आम सोसाइटी थी वो भी कहीं ना कहीं एक प्लेस बना रही थी ट्राइबल सोसाइटी के लिए. There were many different tribes. They look up diverse livelihood over a period of time. Many of them emerged with caste-based society. Other, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. लेकिन कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा भी था ट्राइबल सोसाइटी में जिसने जो ऑर्थोडॉक्स थे, जिन्होंने दोनों ही मना कर दिए थे, ना तो वो हिंदुज़म में जाना चाहते थे ना वो किसी और सोसाइटी में जाना चाहते थे. उन्होंने अपना जो ट्राइबल ट्रेडिशन चला रहा था उसी को ही फॉलो करना बेहतर समझा. एंड सम ट्राइब एस्टेब्लिश्ड extensive states and with well organized system of administration, then thus become politically powerful. This brought them into the conflict with larger and more complex kingdom and empire. लेकिन कुछ ने अपना अलग ही राज्य बनाना बेहतर समझा और कुछ ट्राइबल ग्रुप आज भी ऐसे ही रह रहे हैं इंडिया में. तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 7. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. होपफुली यू हैव well understood the chapter. Thank you very much.